मिस्टीरियस गर्ल एपिसोड 102 टू 104। आदि पूछता है, यह विधान महल है क्या? ये सुनकर मानवी जी बोलती है, बेटा विधान महल एक ऐसी जगह है जिसमें बहुत से राज है, बहुत से पावर्स है, लेकिन वो हम सबके हाथ में नहीं है। वह तो या तो किंग के हाथ में होता है या तो उसे इंसान के हाथ में होता है जिनको खुद यह वरदान में मिली हो। आदि बहुत कंफ्यूज था, क्या था ये? बहुत कंज्यूरिंग फैमिली थी, उसे मनाना पड़ेगा। अयान बोलता है, हमें चलना चाहिए। ये सुनकर सब हमेशा दिला देते हैं, लेकिन आदि आगे नहीं बढ़ता तो हर्ष जिसको देखकर बोलते हैं, बेटा आपको भी चलना पड़ेगा, आप इस फैमिली के हिस्सा है। आदि जाना बिल्कुल नहीं चाहता था, लेकिन मैं जानना चाहता था ये क्या है। उसे भी बहुत कुछ जानना था इस फैमिली के बारे में। इतना तो जानता तो यह फैमिली बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और सस्पेंस भारी है। वैसे भी क्वीन और किंग के बारे में इस फैमिली से लेटर उसने भी सुन रखा था कि फैमिली में एक किंग या क्वीन होती है जो कि फैमिली को हैंडल करती है, जिसके पास अलग पावर्स होती है। जानता था कि फैमिली के बारे में बहुत से बातें हैं, लेकिन उसे लगता है ये सब अफवाह है। सुपरनेचुरल पावर्स, किंग, क्वीन, उसे यकीन नहीं था, लेकिन अब बाकी उसे लग रहा था ये सब अफवाह नहीं थी। वो सब अपने घर से निकलते हैं, वहां पर एक गाड़ी खरीदी। आदि कंफ्यूज था, लेकिन उसमें बैठ जाते हैं। वहां पर टोटल 4 गाड़ियां थी, वह सब उसमें बैठ जाते हैं। पहले गाड़ी में हर्ष जी और मानवी जी बैठे हैं, दूसरे में आदि बैठता है और तीसरे में अयान, और सबसे लास्ट वाले में सुरभि बैठी हो। गाड़ी वहां से निकल जाती है। फिर आज देखा है कि थोड़े दूर पर, यानी कि सिंघानिया, मल्होत्रा, मेहरा और महाजन महल से बस थोड़े से ही दूरी, या कह सकते थोड़े से पीछे हटकर एक और महल था। उसे महल को वाकई देखता रह गया था। वह इतना बड़ा और इतना खूबसूरत महल था, उसने शायद ही आज तक इतना अच्छा महल देखा था, जबकि वो खुद बहुत अमीर था। वह कह सकता था ये महल बहुत पहले बनी होगी, शायद उसे महल में अभी तक कोई छेड़खानी नहीं की गई थी, उसे मॉडल लुक देने की भी कोशिश नहीं की गई थी। वह महल इतना चमक रहा था कि ऐसा लग रहा था उसमें हीरो की नक्काशी की गई हो। अपने अपने गाड़ी से उतरते हैं, फिर भी जल्दी से आगे के पास खड़ी हो जाती है, उसके हाथ को पकड़ लेती है। आदि उसकी तरफ देखकर पूछता है, फिर भी यह महल बहुत पुराना लगता है। ये सुनकर सुरभि खुशी से बोलता है, हाँ भाई, ये महल तकरीबन 100 साल से भी पहले बनी है, ये बहुत पुरानी महल है। बहन अपने आप से कहते हैं, इंटरेस्टिंग, 100 साल पुरानी महल। सब उसके अंदर जाते आदि जैसे अपना पर उसके अंदर रखते हैं, उसे बेहद गहरा झटका महसूस होता है। अचानक से उसकी आंखें जो हल्के ब्राउन और ग्रे का मिक्स थी, वह अचानक से ग्रीन हो गई थी और आदि को अपने हाथ से एक रोशनी निकलती महसूस हो रही थी। आदि जल्दी से अपना वह हाथ बंद कर देता है और अपनी आंखों को बंद करके फिर से खोलना है, लेकिन अब उसकी आंखों से तो रोशनी नहीं निकल रही थी, लेकिन इसके अंदर एक बहुत गहरा आभा महसूस हो रहा था। आदि को एक आवाज आती है, आपका स्वागत है आपकी खुद के महल में। मालिक हैरान था, यह आवाज आई तो कहां से आई, क्योंकि यह आवाज उसको अपने अंदर महसूस हुई थी। वह आसपास देखा है तो सब नॉर्मली थे, किसी को देखकर नहीं लग रहा था कि उन्हें कोई आवाज सुनाई दी हो। फिर वह एक और आवाज आती है, आखिर 26 सालों का इंतजार पूरा हुआ, हमें हमारे क्वीन के साथ हमारे किंग भी मिल गए। आदि कुछ समझ नहीं पा रहा तो अपनी आंखें बंद कर लेता है। वही ईशा जो इस हवेली में ऊपर के फ्लो पर दिया। अचानक से उसकी भी आंखें ब्लू से ग्रीन हो जाती है और उसकी हाथों से भी और माथे पर एक लाइट जलने लगती है जो रेड कलर की थी। ईशा भी अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपनी मुठिया बांध लेती है। वह अपने आप से कहती है, क्या हो रहा है? तभी उसके अंदर भी एक आवाज आती है, हमारी रानी का मकसद पूरा हुआ, हमें हमारे दोनों खजाने मिल गए। ईशा कंफ्यूज थी, यह क्या हो रहा है? वह जानती थी उसके अंदर कुछ पावर्स है, लेकिन ऐसी तो कोई पावर्स नहीं थी उसके अंदर, उसे किसी और की आवाज सुनाई दे। ईशा को बहुत कुछ पता था, इसलिए ईशा नाखूनों को प्रेस करती है और वह आवाज रुक जाती है। वह सारे लाइट्स भी गायब हो जाते हैं। किसी को पता करना था कि यह सब क्या है, लेकिन अभी उसके पास टाइम नहीं था। नीचे सब उसका इंतजार कर रहे हैं, तो वही आदि जिसको नहीं पता था ये कैसे बंद होगा। तभी उसको अपने अंदर से एक आवाज आती है, हमारे ऑन और ऑफ का बटन आपके नाखूनों में है, अगर आप उसे प्रेस करते हैं तो हम ऑन हो जाएंगे, आप उसे प्रेस करते हैं तुम ऑफ हो जाएंगे। आदि जल्दी से अपने नाखूनों को प्रेस कर देता है और वह आवाज है और वह लाइट्स अपने आप गायब हो जाती। अच्छा था कि सब उसके आगे थे, किसी ने भी चीज देख नहीं था। सब अंदर जाते हैं, आदि भी उनके साथ ही अंदर जाता है। तभी वह देखते हैं वहां पर बहुत सारे चेयर्स लगे थे जो बिल्कुल किसी शाही खानदान के महाराजाओं के। खुशियां लग रही थी कि उन सबके सामने एक बड़ी चेयर थी जो काफी लंबी थी, जो सांप कहा जा सकता था, या तो वह किंग की थी या तो क्वीन की थी। वह सब अपनी अपनी चेयर पर बैठ जाते। आदि सब बहुत ध्यान से देख रहा था, आखिर इस जानना जो था ये सब चल क्या रहा है।
सब कोई आ चुके थे, फैमिली के सारे मेंबर्स वहां पर मौजूद थे, यहाँ तक कि अभिनव जी भी मौजूद थे। तभी इन सबको किसी के आने की आहट महसूस होती है। सब उधर देखते हैं, जब आधी देखते हैं तो वहां से ईशा रही थी। इसे बिना कुछ कहे वहां पर जाकर सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठ जाती है। ईशा की कुर्सी पर बैठते ही अभी जोशचय के आसपास में कोई भी नहीं था। अचानक से वहां पर दो परछाई आ जाती है। आदि आदि के चेहरे पर बिल्कुल शांति थी, वो कोई एक्सप्रेशन नहीं देता है, वो बिल्कुल आराम से बैठा सब ऑब्जर्व कर रहा था। आखिर वह आदित्य मल्होत्रा था, उसे ये सब चीज इफेक्ट नहीं करती थी, उसका अपना एक अलग कोड ऑरा था। किया लगता है किया होगा, आगे जानने के लिए पढ़ते रहे मिस्टीरियस गर्ल। ईशा जब वहां पर आराम से बैठ जाती है तो सबकी तरफ देखकर बोलती है, अजीम यहाँ पर एक जरूरी फैसले के लिए मिले हैं। नव्या और अरमान की शादी जो अगले हफ्ते हो रही है, सुनकर सुनीता जी, शेखर जी, अनिकेत जी, हर्ष जी, मानवी की सुरभि और अभिनव जी से बहुत खुश हो जाते हैं। पर अरमान बहुत गुस्से में था। नव्या भी थोड़ी सी उदास थी क्योंकि वह जानती थी अरमान उससे शादी नहीं करना चाहता है। अरमान थोड़े गुस्से में खड़ा हो जाता और बोलता है, मैं यह शादी नहीं करूंगा। ये चीज देखकर शेखर जी बोलते हैं, भूलो मत, यहाँ पर वह तुम्हारी दोस्त नहीं है, यहाँ पर वह क्वीन है और तुम्हें उनके ऑर्डर मानने पड़ेंगे। आदि बहुत ध्यान से ये सब कुछ देख रहा था। वह अपने मन में उन कॉलेज की यादों में चला जाता है जब वह रीवा से मिला था, यानी कि ईसा से। तब वो बिल्कुल एक अलग लड़की थी। हाँ, वह ऐसे ही थी, रूड, लेकिन उसकी नज़र में वह उसे वक्त बिल्कुल एक अलग लड़की थी। लेकिन आज उसकी नज़र में बिल्कुल अलग लड़की है जो बिल्कुल उसकी बराबर खड़ी है हर एक चीज में। ईशा शेखर जी को देखकर बोलते, आप बैठ जाइए। शेखर जी कुछ नहीं बोलते, बैठ जाते हो। समझ गई दिशा का मतलब है कि वह बात कर रही है। इस अरमान की तरफ देखकर बोलती है, मैंने तुम्हें एक दिन का वक्त दिया था, मुझे एक वैलिड रीजन दो, तुमने नहीं दिया। अरमान बोलता है, मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं नव्या से प्यार नहीं करता और मुझसे शादी नहीं कर सकता हूँ। ईशा बोलती है, वैलिड रीजन। ये सुनकर अरमान थोड़े गुस्से में बोलता है, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। ये सुनकर फैमिली वाले सब हैरान थे। ईशा बोलती है, ये वाली रीजन नहीं है। अरमान बोलता है, ऐसा नहीं है, तुम मेरी बात को समझो। ये सुनकर इस बार सुनीता जी बोलती है, अरमान आप करके बात करो, कितनी बार तुम्हें बताया जाएगा कि सिंहासन पर जब वह बैठी हूँ तो तुम्हें उनकी इज्जत करनी है। ये सुनकर अरमान बोलता है, अभी मैं इज्जत नहीं कर सकता हूँ, अभी मेरी लाइफ दो पर लगी है। फिर वो ईशा की तरफ मुड़कर बोलता है, मैं नव्या से शादी नहीं करूंगा, मैं जिससे प्यार करता हूँ मैं उससे ही शादी करूंगा, तुम समझी या नहीं ये बात। ऐसा कुछ नहीं बोलता और अपना हाथ आगे बढ़ा देती है। अचानक उसके हाथ में खुद ब खुद एक बुक आ जाता है। हाँ, ये चीज जरूर आदि के लिए हैरानी भरी थी क्योंकि यह एक सुपर नेचुरल पावर थी। इस टाइप के जादू, ये कह सकते हैं पावर्स, आदि के पास भी थे और वह जानता था, इसलिए वह थोड़ा सा हैरान था। ऐसा कुछ नहीं बोलता है और उसे किताब को सीधे अरमान के पैरों तले फेंक देती और बोलती है, इसे पढ़ो। अरमान, उसे उठना तो जरूर है लेकिन पढ़ना नहीं है क्योंकि उसे सही नहीं लग रहा था जब उसे नहीं पढ़ता है। सब उसे देख रहे थे तो ईशा अपने हाथों से एक चुटकी बजती है, वहां पर एक और इंसान जागृत हो जाता है जो बीचों बीच जागृत हुआ था अरमान के बगल में। वह अरमान से वह किताब लेकर खुलता है तो ईशा बोलती है, पेज नंबर 728, थर्ड पैरों का सेकेंड लाइन। वो परछाई हमेशा दिला देता है और पढ़ने लगता है, अगर तुम हमारी खानदानी रिवाज से पलटते हो तो इसकी एक गहरी सजा है शादी की मंजूरी। यह बात मतलब नहीं रखती कि तुम एक लड़का हो या लड़की हो, लेकिन तुम्हें शादी अपनी ही खानदान में करनी पड़ेगी। ये खानदानी रिवायतें हैं और इसको मानना सबकी जिम्मेदारी है। अगर कोई इसे मुकरता है तो उसके लिए एक ऐसी सजा है जो उसके लिए भुगतना मुश्किल होगा। अगर वह इंसान अपनी रियासत से बाहर शादी करना चाहेगा तो उसको पहले भुगतान ये करना पड़ेगा कि उसे अपनी रियासत छोड़नी पड़ेगी और वह आगे चलकर कुछ भी नहीं अपना सकता है। उसे एक ऐसी जिंदगी जीनी पड़ेगी जहां पर उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। और दूसरी, अगर तुम अपनी मर्जी से शादी कर लेते हो तो इसका भुगतान तुम्हें इस तरीके से करना होगा कि तुम्हें एक लंबे अरसे के लिए जान का खतरा होगा। या तो तुमने जिससे शादी की उसे तुम दोनों को ही बर्बाद कर दिया जाएगा हर तरीके से और तुम्हें कोठरी में बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद तुम्हें कई चुंबक से मर जाएगा, तब तक जब तक वह चुंबक ना टूट जाए, ये तुम अपने दम ना तोड़ दो।
और आखिरी, अगर फिर भी तुम्हें लगता है कि वह लड़का या लड़की तुम्हारे लिए सही है जो हमारे रियासत के बाहर है, तो इसके लिए रियासत से बाहर वाले लड़के लड़की को कुछ परीक्षा देनी पड़ेगी। ऐसी परीक्षाएं जो जानलेवा होगी, हो सकता है उनके बीच उनकी जान भी जा सकती है। अगर वह जीत गए तो हमारे रियासत का हिस्सा और तुम्हारा प्यार तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन आसान मत समझना, अब ये क्वीन या क्वीन के हाथों में होगा कि वह इन तीनों में से क्या चुनते हैं तुम्हारे लिए। याद रखना, अगर तीसरे वाले सजा में तुम्हारा प्यार, ये तुम्हारी प्यार उसे परीक्षा को पूरा नहीं कर पाती है और वह अपनी जान खो देती है, तो उसके बाद तुम्हें भी अपनी जान खोनी पड़ेगी। और मौत भी इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि रियासत के खिलाफ जाने वाला हर एक इंसान हमारा दुश्मन है और हम दुश्मनों पर रहम नहीं करते। ईशा, उसे परछाई को हाथ दिखती है तो वह परछाई रुक जाता है और आगे नहीं बढ़ता है। वही बाकी सब ज्यादा हैरान नहीं थे, उन्हें ये सब पता था, लेकिन आदि क्यूरियोसिटी से सबको देख रहा था। ईशा अरमान की तरफ देख रही थी और वह बोलती है, अब अपना फैसला बताओ। अरमान उसको देखकर बोलता है, तुम चाहो तो इन सबको बदल सकती हो। ईशा बोलती है, तो मैं बेहतर पता है सब। ये सुनकर अरमान बोलता है, तुम जानती हो इसे जान जा सकती है मेरी और उसे लड़की की। यह सुनकर ईशा बोलती है, तो छोड़ दो ना, वैसे शादी कर लो, सिंपल। वैसे भी मैंने पता किया है, वह लड़की अच्छी नहीं है। ये सुनकर अरमान गुस्से में बोलता है, तुम कोई नहीं होती हो ये बोलने वाली, समझी। ईशा कुटिलता भरी मुस्कान के साथ बोलता है, भूलो मत, अगर यह बात मेरी ऑर्डर बन गई तुम इससे मुकर नहीं सकते, और अगर तुम इसे मुखड़े तो तुम्हें अपनी जिंदगी से मुकरना पड़ेगा और उसे लड़की को भी। अरमान गुस्से में बोलता है, क्योंकि तुम खुद खुश नहीं हो इसलिए तुम किसी की खुशी देख नहीं सकती हो। अगर तुम चाहती तो इन किताबों में लिखे लव भी बदल सकते थे और इस खानदान के रूल्स और रेगुलेशन भी, और जिससे मेरी और लड़की की जान भी नहीं जाएगी और हम खुशी से रह भी सकते हैं। लेकिन तुम एक सेल्फी इंसान हो, मतलबी इंसान हो। आदि की आंखें लाल हो गई थी, उसे बर्दाश्त नहीं था ईशा से कोई ऐसी बात करे। वह कुछ बोलता है उससे पहले अयान गुस्से में बोलता है, अरमान माइंड योर लैंग्वेज। नव्या की भी आंखों में आंसू आ गए थे। अरमान गुस्से में बोलता है, मैं क्यों चुप रहूं, हाँ तुम जानते हो ना इसके पास कितनी पावर, से इतनी पावर के हमारे आज तक की जनरेशन किसी किंग या क्वीन के पास इतने सुपरनेचुरल पावर्स नहीं थे, लेकिन इसके पास है। अगर यह चाहे तो सब बदल सकता है, लेकिन ये चाहती नहीं है। अयान गुस्से में बोलता है, अरमान तुम जानते हो कुछ रूल्स और रेगुलेशन वह नहीं बदल सकती है। अगर ऐसा करती है तो उसके जान पर भी मुश्किल आएंगे, और ना ही उसके बल्कि हमारे पूरे रियासत की जान पर मुश्किल आ सकती है। ये सुनकर अरमान गुस्से में बोलता है, अरे उसे कोटली में इतनी सारी किताबें हैं, किसी में तो कोई सॉल्यूशन लिखा होगा। वह देख नहीं चाहती है कि वह नहीं चाहती, वह चाहती है कि उसे उसका प्यार नहीं मिला तो किसी को भी नहीं मिले। आई एम गुस्से में अरमान का कॉलर पकड़ लेता है तो अरमान उसको धक्का देता है और बोलता है, मेरा कॉलर मत पकड़ो, मैं सच कह रहा हूँ। जब उसे अपना प्यार चाहिए था तब वह गई थी ना उसे कोटली में और सारे किताबों को छान दिया था ना उसने, सिर्फ ये पता करने के लिए कि कैसे अपने प्यार के साथ रह सकती है। तो क्या वह मेरे लिए नहीं कर सकती है? अब शेखर जी का गुस्सा आप इसे बाहर हो गया था, बाकी सबको भी। शेखर जी गुस्से में बोलते, अरमान चुप हो जाओ। अरमान बोलता है, मैं क्यों चुप रहूं, क्योंकि वह क्वीन है तो उसके ऊपर सब लाजमी है और मेरे ऊपर कुछ भी नहीं है। जब चाहे जो करें ऑर्डर्स दे। अरे उसे प्यार हुआ तो वह 6 साल पहले प्रेग्नेंट थी, तब तो किसी ने भी नहीं पूछा कि उस बच्चे का बाप कौन है। तब सारे रूल्स और रेगुलेशंस कहाँ थे? तब कोई भी रूल्स या रेगुलेशंस क्यों नहीं सामने आए थे उसके लिए? तभी अरमान कुछ आगे का पता, तभी अचानक से उसको अपनी फेस पर एक जोर का थप्पड़ लगता है और उसकी कोई एक पांच उसके मुंह पर मरता है। अरमान नीचे गिरा था, जब वह अपनी नजर उठाकर देखता है तो उसके सामने आदि और आयन खड़े थे। उन दोनों की आंखें बिल्कुल लाल थी, जैसे कि अरमान को अभी खत्म कर देंगे। किया लगता है किया होगा, आगे जानने के लिए पढ़ते रहे मिस्टीरियस गर्ल। अरमान अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, उसे रिलायंस हुआ था, उसने कितना कुछ कह दिया था जो उसे नहीं कहना चाहिए था, बाकी बहुत ज्यादा हो गया था। नहीं, अचानक से जहां पर सिर्फ 3 परछाई खड़ी थी जो बिल्कुल किसी पुराने जमाने के गार्डों की तरह लग रही थी, यानी कि अंगरक्षक की तरह बहुत सारे हो जाते हैं, कम से कम 50 के मैदान में, जो अरमान को घेर लेते हैं, और उनमें से एक जून सबसे थोड़ा बड़ा दिख रहा था परछाई में। वह बोलता है, हमारी रानी को तकलीफ पहुंचाने वाले लोगों की जगह यहाँ के जेल में है। इसे अपने हाथ से ताली बजती है, जिससे वह सारे परछाई ईशा की तरफ देखने लगते। ईशा बोलती है, वापस जाओ। वह सब बस अपना सर झुकाकर हाँ में सर हिला देते हैं और वहां से गायब हो जाते हैं।
ईशा के हाथों की मुठ्ठियां बनी हुई थी। यह चीज आदि और अयान दोनों देख रहे थे। अयान जानता था अगर यहाँ पर अरमान की जगह कोई और होता तो ईशा उसको टुकड़ों में काटकर फेंक देता, लेकिन यह अरमान था, उसके बचपन का दोस्त, उसके हर सुख दुख में साथ देने वाला इंसान। विशाल माँ को देखकर बोलती है, परसों से घर बुलाओ। फिर ईशा अपने बगल में खड़े दोनों परछाइयों को देखकर बोलती है, किताबी कोठली में जाने का इंतजाम करो। तब उससे बात करना चाहते थे पर ईशा वहां से निकाल कर चली जाती है। बाकी सब भी वहां से निकल जाते हैं, सब अपने अपने घर चले जाते। अयान ईशा से बात करना चाहता था लेकिन वह अभी नहीं। थोड़ी देर बाद वह आराम से अकेले मुझसे बात करना चाहती थी। वह भी अपने घर चला जाता है। अरमान से कोई भी बात नहीं कर रहा था। वही आदि घर नहीं जाता है। वह सिंघानिया मेंशन के बाहर खड़ा था, तभी एक नौकर दरवाजा खोलता है। उसके सामने सर झुका लेता है। आदि कुछ नहीं कहता अंदर जाता है। वहां पर अभिनव जी हॉल रूम में ही बैठे थे। आदि आसपास सब चीजों को देख रहा था। यहाँ की चीज भी वैसे ही मल्होत्रा मेंशन की तरह सब चीज ऑथेंटिक थी। अभिनव जी उसको देखकर खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, बेटा तुम यहाँ। आदि बोलता है, मुझे ईशा से मिलना है। अभिनव जी हाँ मैं कर हिलाते और एक नौकर को बुलाते और बोलते हैं, आदि बाबा को ईशा का कमरा दिखा दीजिए। वो हमेशा हिलाते और आदि को ईशा के का काफी बड़ा था। अभी देखा है, मरे की तरफ ले जाने लगते हैं। अभी अपस्टेयर्स से ऊपर जाता है। नौकर उसको इशारा करता है, ईशा का कमरा। तो आदि उसको बोलना है तुम जाओ। फिर उड़ीसा के कमरे की तरफ जाता है। रूम की तरफ फास्ट है तो देखा है कि रूम का दरवाजा खुला है। धीरे से रूम का पूरा दरवाजा खोलना है और अंदर जाता है। वह देखता है ऐसा करूं काफी बड़ा था और ईशा का रूम प्योर ब्लैक और ग्रे में पेंट था, लेकिन वह बहुत ज्यादा डिसेंट और क्लासी था। शादी देखा है कि ईशा का रूम बाद भी था और वहां पर एक अफेयर लगा था जिससे ऊपर जाने का रास्ता था। आदि ऊपर से उठाकर देखा है तो शायद वह हॉल रूम था और उसके आगे एक बड़ी सी बालकनी थी। वह आदि जब विंडो से बाहर देख रहा है तो उसे पता चलता है बाहर एक स्विमिंग पूल है। आदि के लिए सब आम बात थी, लेकिन यहाँ एक अलग चीज ली थी। यहाँ हर चीज ऑथेंटिक थी, जो पुराने जमाने की कीमती चीजों को दर्शाती थी और हर चीजों को रॉयल लुक देती थी। आदि सोफे पर आराम से बैठ जाता है। तभी उसे ऐसा लगता है कि ईश्वर वॉशरूम में शावर ले रही है, क्योंकि उसे आवाज आ रही थी पानी गिरने की। तभी ईशा को ऐसा लगता है कि उसके रूम में कोई आया है। वह बाथरोब पहनती है और वॉशरूम से बाहर आती है। वह अपने सामने आदि को बैठा देखी है तो वह अपनी मुठ्ठियां बांध लेती है। मैं आदि जो उसको देख रहा था उसी को देखने लगते। कितने वक्त बाद उसने उसे ऐसे देखा था, यह इतनी करीब से देखा था। आदि उठकर उसके करीब जाने लगता है कि सभी भी उसे घूर रही थी। अचानक से आदि ईशा को पकड़कर अपने करीब खींच लेता है और उसे गले से लगा देता है, लेकिन ईशा की आखिरी बिल्कुल लाल थी। उसे अपने करीब बिल्कुल नहीं चाहती थी। वो उसे धक्का देने लगती है, लेकिन आदि उसे बहुत टाइटली पकड़ के था। आदि को बहुत सुकून महसूस हो रहा था। ना जाने कितने वक्त बाद उसकी इच्छा उसके करीब थी, क्योंकि उसके लिए वो उसकी रेवा थी। आदि बोलता है, मुझे पता है मैंने गलती की है। मुझे तुम्हारा यकीन करना चाहिए था, पर क्या तुम मुझे एक चांस भी नहीं दे सकती हो? विशाल से धक्का दे देती है, बोलती है, जस्ट शट अप, मुझसे दूर रहना, तुम समझे? ये सुनकर आदि जो कब से शांत बात कर रहा था वह भी अपनी कोल्ड बिहेवियर में आ जाता और बोलता है, मैं ऐसा ही हूँ और तुम्हारे करीब आता रहूंगा। तुम मेरी वाइफ हो, समझी? तुम्हारे पास आने से मुझे तुम भी नहीं रोक सकती। यह कहकर हो ईशा को दीवार से लगा देता है और ऐसा कुछ समझती उससे पहले उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है। ईशा फिर से वैसे ही 6 साल पहले की तरह बिल्कुल ब्लैंक हो गई थी। बिल्कुल वह वैसे ही ब्लैक हो गई थी जैसे वह 6 साल पहले आदि के टच करने पर हो जाया करती थी। आदि ईशा को बहुत वाइल्डली किस कर रहा था और उसके हाथ ईशा के पैरों पर थे और वह उसके थाइस को सहला रहे थे। ईशा को जब एहसास होता ही क्या हो रहा है तो आदि को जोर से धक्का देती है और गुस्से में बोलती है, स्टे अवे फ्रॉम मी, अदरवाइज इट इज नॉट गुड फॉर यू। आदि बहुत आराम से बोलता है, अच्छे और खराब का मुझे नहीं पता, लेकिन तुमसे दूर में नहीं रह सकता। मैं 6 साल रह लिया, यही बहुत है। किया लगता है किया होगा। आगे जानने के लिए पढ़ते रहे मिस्टीरियस गर्ल।